खुशी है कि लकीर खिंच गई है, जो सफबंदी है वो हो गई है, अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है। कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी मेंबर्स को कहूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सैयद यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाएं, मगर आप तारल साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वोट दें। ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता। हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आइए बैठिए और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ बैठे, कमेटी तश्कील दें और आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपनी तजावीज़ दीजिए, हमारी तजावीज़ का जायज़ा लीजिए। हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहरान देखा गया, बहरान की तहकीकात की जाए, उसकी जिम्मेदारी दी गई FIA को। 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है। इस पीरियड के अंदर नदीम बाबर साहब उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 सियासी जमातों की वो इत्तेहाद जिसके सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये अहद किया था कि हुकूमत को घर भेजेंगे, पिछले कुछ दिनों चेयरमैन सेनेट की तकर्री के सिलसिले में और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के तकर्री के सिलसिले में उसकी जो कंपोनेंट जमातें थीं उसमें कुछ दरार ज़्यादा से ज़्यादा वाज़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने सुना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी हुकूमत के कोalition पार्टनर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की हमायत ना सिर्फ हासिल की, उन्होंने ये भी कहा कि एक लकीर खिंच गई है वो उन कुव्वतों के बीच जो कि जमहूरियत चाहते हैं और इंतखाबात चाहते हैं जो कि मुक़्तदिर कुव्वतों से पाक हों, और उन कुव्वतों से जो मुस्तकिल इसी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कहना था कि ये लफ्ज़ भी सिलेक्टेड उन्होंने ही दिया है और वो ही जानते हैं कौन लोग सिलेक्टेड हैं। इसी सिलसिले को आगे चलाना है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब शो में शामिल होने का और अपना बेताशा कीमती वक्त हमें देने का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, जो PMLN की नायब सदर का कहना है कि PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ पहले आना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने ख़ुद बात की सर कि एक छोटे से वक्ती फ़ायदे के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कॉज को खो बैठी, तो क्या PMLN का बहैसियत जमात भी ये मौक़िफ़ है? देखिए, ये PDM का मौक़िफ़ नहीं है या PMLN का मौक़िफ़ नहीं है, ये हकीकत है। PDM ने फैसला किया, जिसमें तमाम जमातें शामिल थीं, कि लीडर दी ऑपोजिशन जो है वो PMLN से होगा। ये हमारी डिमांड नहीं थी। ये PDM की सरबराही इजलास में कमेटी बनी, मेरी रिहाइश गाह पर उसका इजलास हुआ, 2.5 घंटे जारी रहा। वहाँ तमाम जमातों ने शिरकत की और वहाँ पर ANP के मियां इफ्तिखार साहब के कहने पर दुआ भी हुई। ये एक सेटल्ड मामला था। अगर इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रीओपन करना चाहती थी या वो हमारे नॉमिनी को मुतनाज़ा समझती थी, तो ये बात या वो PMLN से कर लेते या PDM से कर लेते जी। इसका जवाब ये नहीं है कि आज सेनेट में अपोजिशन जो है वो जिसने 49 वोट हासिल किए थे, आज वो 57 पर मुश्तमिल हो गई है। ये दुनिया की तारीख में पहला वाक़या है कि हुकूमती बेंचेस से उठकर लोग अपोजिशन बेंचेस पे शामिल हो गए हैं। और अगर ये एक हकीकत है तो मेरी गुजारिश होगी कि सबसे पहले ही अदम एतमाद मूव किया जाए चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, क्योंकि उसके लिए 51 वोट चाहिए। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 57 वोट हैं।
तो मामला वहीं पर सारा तय हो जाएगा। ये मामला सिर्फ ये है, ये सेनेट के इलेक्शन, ये लीडर अपोजिशन के इलेक्शन बड़ी सानवी हैसियत रखते हैं पीडीएम के अंदर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर कि एक बड़ी मामूली बात पर उन्होंने जो पीडीएम का बयानिया था उससे अपने आप को लाताल्लुक कर लिया है। मुझे इस बात का अफसोस है। मुझे हकीकत से मुझे ये इन ओहदों का ना मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी, ना हमारी को इससे बड़ा लगाव है, लेकिन आज इस मुल्क की एक बड़ी जमात ने, जिस पर अवाम की भी नजरें थीं कि वो इस मुल्क में जमहूरियत के असूलों का साथ देंगी, एक बड़े छोटे मामले पर असूलों से उन्होंने इनहराफ कर लिया है। लेकिन मुझे इस बात का जाती अफसोस है, मुझे और कोई बात नहीं है। लेकिन उसी वजह से शायद खान साहब, ये जिस तरह आपने कहा कि ये छोटे छोटे ओहदे हैं और वक्ती फ़वाइद हैं, जब पीपल्स पार्टी कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास आखिरकार लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा है कौमी असम्बली में, उधर भी जो सबसे अहम तरीन कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वहाँ भी मुस्लिम लीग नवाज़ की रिप्रेजेंटेशन है। अगर सेनेट में, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, तो वो उनका एक तरह से हक था। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस लॉजिक को तस्लीम नहीं करती? जी हक था, बिल्कुल है। 21 उनके हैं, 18 हमारे हैं जी। पीडीएम ने फैसला किया, जहां वो मौजूद थे, सारे ओहदे ले लें, मेरा उससे वास्ता नहीं है। उनको ओहदे चाहिए, सारे ओहदे ले लें, लेकिन जिस तरह उन्होंने ये ओहदा हासिल किया, ये उनको मुबारक हो। ये तो अवाम जो है वो आज कोई अच्छी राय नहीं रखते पीपल्स पार्टी के बारे में। इस ओहदे से उन्होंने अपना भी नुकसान किया है। और यूसुफ गिलानी साहब जो पीएमएलएन की 83 वोटों से मुंतखब होकर सेनेटर बने थे और जिन्होंने 49 वोट हासिल किए अपोजिशन के इन द सेनेट, आज उन्होंने भी अपने आप को मुतनाज़ा कर लिया है। तो अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनको यहाँ से कोई फ़ायदा हुआ है तो वो फ़ायदा उनको मुबारक हो। मैं तो नहीं समझता, ना उन्होंने कोई इज़्ज़त हासिल की है, ना उन्होंने कोई असूलों पर यहाँ पर ये साबित किया कि असूलों पर कायम हैं। ये तो बदनसीबी है, एक गलत फैसला उन्होंने कर दिया है, अब उस पर कायम रहने की कोशिश करेंगे तो उनको मुबारक हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। अच्छा सर, आपने अपने लंदन के दौरे के वक्त भी यही कहा कि वो जमात जो पीडीएम का साथ छोड़ेगी वो अपने आप को बर्बाद करेगी। आज एहसन इकबाल साहब ने भी इस तरह का बयान दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से राहें जुदा कर ली हैं। तो उसके करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल किस तरह देखने को मिलता है? देखिए, इत्तेहाद जो होते हैं एतमाद की बुनियाद पर होते हैं जी। जब सारी जमातें बैठी, उन्होंने एक फैसला कर लिया, आपने फैसले को रीओपन करना था, आप इजलास बुलाते पीडीएम का, आप कहते हैं हमारा हक है, हम कहते हैं सो बिस्मिल्लाह अपना हक ले लें। आप फैसला करके उठे हैं, आपने राब्ता नहीं किया, आप एक इतनी छोटी ओहदे के लिए आपने पूरा एतमाद खो दिया है। मैं तो इसको बड़ी एक अजीब सी बात समझता हूँ कि एक ऐसी जमात जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है, जो उसूलों पर कायम रही है माजी में, आज वो एक ऐसा फैसला कर दे, ये तो एतमाद आपने खो बैठे हैं। कम से कम मेरा ज़ाती तौर पर तो एतमाद नहीं है पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कि जो बात वो करेंगे उस पर कायम रहेंगे। अगर इतनी छोटी बात पर कायम नहीं रह सकते तो फिर यहाँ पर असूल की बात होगी, अगर इस्तीफ़ों की बात होती है या कोई कुर्बानी देने की बात होती है, तो मैं क्या तवक्को करूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है उस पर कायम रह सकेगी। तो सर, पीपल्स पार्टी भी इसी ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में बात करती है, एतमाद की बात करती है, और जब मुस्लिम लीग नवाज़ इस बयानिए को दोहराती है कि हम एक निज़ाम चाहते हैं जो कि मुदाखलत से पाक हो, तो आज सर नफीसा शाह साहिबा का भी यही कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज़ के एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव में उस तरह का वज़न नहीं वाज़े होता। 80 की दहाई और 90 की दहाई की तारीख को एक तरफ भी रख दें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना और बाहर रहना, उस फैसले में भी उन मुक़्तदिर क़ुव्वतों का किरदार था। जब इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाते। इसमें सर इस क्रिटिसिज्म में क्या कोई वज़न है आपके करीब? देखिए, आप क्रिटिसिज्म सारा दिन करते रहें जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत हकीकत होती है। इस वक्त पीडीएम है, पीडीएम एक नुक्ते पर कायम है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आज आपने उस बयानिए को ठेस पहुंचाई है, आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई है जो ये कहता है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले।
ज़रा सोचें, पीपल्स पार्टी को खुद इनर रिफ्लेक्शन उनको ज़रूरत है। ज़रा सोचें इस बात पर कि आपने हुकूमती बेंचेस से लोग उठाकर अपोजिशन के लीडरशिप का ओहदा हासिल किया है, ये आपने कामयाबी हासिल की है, किसकी मदद से ये हुआ है? मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। माजी में जिसने रहना है वो माजी में जाए, वहां पर कुरेद कर फिर आकर इस मामले में शामिल हो। आज माजी की गलतियां, माजी के हकाइक बड़े तल्ख हैं, उनको एक तरफ रख दें। आपने सियासत आज करनी है। आज हम ये समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान आइन के मुताबिक इसका निज़ाम नहीं चलेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। माजी में किसने क्या किया था, चलें उसको भी कुरेद दें, वो एक अलग कमीशन बना दें। ये पीडीएम ही कमीशन बना देती है। किसी को तकलीफ है, नफीसा शाह साहबा की तनकीद है, किसी और की तनकीद है, मेरी भी होगी, किसी और की होगी, वो सारे वहां जाकर जमा करवा देंगे। तुमने ये किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये बातें लिख दें। आज के मामलात, आज लोग तवक्को लगाए बैठे हैं पीडीएम से कि ये हमारे मसाइल का हल देगी, और पीडीएम ने दिया है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करने में है। इस पर हम सब ने बात करनी है। ये तमाम ओहदे जिसको चाहिए ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अब लेकिन एतमाद को ठेस पहुंचाकर नहीं, उसी निज़ाम का हिस्सा बनकर नहीं जिसके खिलाफ हम आज जंग कर रहे हैं। तो अब्बासी साहब, अगर माजी को भी सर एक तरफ रख दें, आपने कहा कि पीडीएम से अब अवाम के ये तवक्कुआत सामने हैं, तो सर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी कहा और जब ये बात सामने रखी जाती है, शायद मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान की जानिब से नहीं, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अब वापस आना चाहिए और इसी निज़ाम को फेस करते हुए मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए, तो क्या बेहतर नहीं होगा शाहिद खान साहब कि मियाँ साहब शुड नाउ रिटर्न, वापस उनको आना चाहिए? अगर पीडीएम का सारा बयानिया मियाँ साहब के वापसी पर कायम है तो वो आ जाएंगे। वो इलाज करवाने गए हैं, उनकी जो सेहत है उसके बारे में पीडीएम भी जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है। अगर पीडीएम उनके बगैर नहीं चल सकती, वो ना पार्टी के सदर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हुकूमत से अलहदा किया गया, ना अहल किया गया, उनको पार्टी के क़यादत से अलहदा किया गया, उनको एक जज को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट किया गया। तो आज भी अगर इस सारी तमाम पीडीएम की कुव्वत एक तरफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक तरफ हैं, उनके बगैर मामला नहीं चल सकता, तो हमें पीडीएम बता दे, हम उनसे कहेंगे जी इलाज ना करवाएं, अपनी सेहत पर खेल कर आ जाएं पाकिस्तान। अगर इसी से मामला हल होता है तो कल पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन ये बड़ी एक छोटी सोच है जो ये बात कहती है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अगर कोई ये बात करता है तो अपना ही ज़मीर सामने रखता है। उनकी बेटी यहाँ मौजूद है, अगर ख़ानदान की बात करनी है, उनके भाई जेल में हैं, उनके भतीजे जो हैं वो 20 महीने जेल में रहकर आए हैं, ख़ानदान के हर फर्द के ख़िलाफ़ पर्चा है, हर कारोबार बंद है, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है। अब कुर्बानियों का आपने अगर मुवाजना करना है तो वो भी मुवाजना कर लें। हम तो एक बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करें। इस पर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि इस पर हर्फ आए। जो सेनेट में मामला हुआ है इसमें हर्फ आया है, आप माने या ना माने, ये इसकी सारी हकीकत है। बाकी जो कुरेदना है कुरेदते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू दोहराए। बात कर रहे थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के बीच जो कुछ दरार सामने देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, ये तो डिस्कशन हो गई सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की। अगर पीडीएम के लाहे अमल की भी बात हो जाए, आपका 8 जनवरी 2021 का एक इंटरव्यू था डॉन में, जिसमें आपने कहा कि वज़ीर आज़म और हुकूमत को हटाना है, उससे कुछ कम नहीं। और हालांकि एहतजाज के ज़रिए हुकूमत शायद ना गिरे, मुक़्तदिर क़ुव्वतों को पैगाम ज़रूर चला जाता है कि लोग इस हुकूमत से तंग हैं। तो अब्बासी साहब, पीडीएम के इस सूरत हाल को सामने रखते हुए सर एहतजाज तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या पैगाम भी पहुँचाया जा सकता है? अब लाहे अमल क्या तय करने को जा रही है पीडीएम?
देखिए, मुक़्तदिर क़ुव्वतें मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं। अगर आज हमें तशवीश है तो मुक़्तदिर क़ुव्वतों को भी तशवीश होनी चाहिए। मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो, फिर मैं गुजारिश करूँगा, एक नुक्ते की बात है PDM, और वो नुक्ता है मुल्क के निज़ाम की तब्दीली, मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना। जब तक, ये हम सब का यकीन है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस पे किसी को इख्तलाफ नहीं है। मुझे कोई पाकिस्तानी नहीं मिला जो इसे इख्तलाफ कर सके। ये आज मुल्क की हकीकत है। हमारा मुल्क हर शोबे में आज ज़वाल पजीर है। क्या हम सबको परेशानी नहीं होनी चाहिए? हम तो, मैं फिर गुजारिश करूंगा, ये जो छोटी छोटी बातें, इन कुर्सी होंगी उस कुर्सी की बात, इससे बहुत आगे है। बात आज मुल्क की है, मुल्क के मामलात कैसे दुरुस्त होंगे। आप अपने आप अपना मुवाजना इस खित्ते के किसी मुल्क से कर लें। आप 2018 में कहाँ थे, आज कहाँ पर हैं? इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों हुआ? इसका सिर्फ एक वजह है, और वो 2018 के इलेक्शन की चोरी है। जब भी आप जमहूरियत में इंटरफियर करेंगे, जब आप ये कहेंगे कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम गलत हैं, हम ठीक कहते हैं, ये हुकूमत बनेगी, ये MNA बनेगा, ये वजीर बनेगा, फिर वो होता है जो आज हमारे साथ हो रहा है। अवाम को एक दफ़ा अवाम को फैसला करने दे। इस मुल्क में हमने 73 साल में नहीं करने दिया, आज करने दें, देखें क्या होता है। क्योंकि हमारे तजर्बे तो नाकाम हो गए। जो कुछ हमने किया 73 साल में वो नाकाम हो गया। उसने, दुनिया आगे बढ़ गई, हम पीछे रह गए, क्योंकि हम अपने मुल्क को निज़ाम ना दे पाए, वो निज़ाम जो आइन के मुताबिक हो, जहाँ को ज़ाब्ता हो। इसलिए आज ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, मुक़्तदिर क़ुव्वतों के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। नहीं तो साथ में शाहिद खाकान साहब, आपने कहा, और ये आपने बात बिल्कुल, ये आपकी साहब गोई है कि ये एक हमारा बुनियादी नुक्ता है कि इस निज़ाम को तब्दील करना है, लेकिन उसके पीछे सर कोई 100 नुकात होते हैं कि इस निज़ाम को तब्दील किस तरह किया जाए, अमल दरामद उस पर किस तरह हो, वो इस्लाहात क्या होने चाहिए, वो स्ट्रैटेजी क्या है। तो जब आपने इतना बड़ा रिफॉर्म करना हो, इतने बड़े कोर्स करेक्शन आपने करना हो, जो जैसे आपने खुद कहा पिछले 70 साल में नहीं हो पाया, उसका लाहे-अमल क्या है सर, स्ट्रैटेजी क्या है? उसका कोई लाहे-अमल नहीं है। आइन है, आइन मौजूद है आपका, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उस आइन का एहतराम करना है। जो हर मुल्क में जहाँ पर कानून होता है, आइन होता है, इदारे, सब इदारे उसका एहतराम करते हैं, उसकी हदूद के अंदर रहते हैं। जब आप उन हदूद से बाहर जाएंगे, जब आइन का, आपको किसी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। इस्लाहात वक्त के साथ होती रहती हैं। आइन में तब्दीलियाँ हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, कानून में तब्दीली आती है, वो अपनी जगह पर हैं। आज ये हम तमाम कुव्वतें, मुक़्तदिर हों या गैर मुक़्तदिर हों, इस बात का फ़ैसला कर लें कि हमने इस मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना है। ये दिल में अहद कर लें। अगर हुब्बुल वतनी का जज्बा है तो ये अहद कर लें, मामला चल पड़ेगा। मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, वो इब्तदा होगी पाकिस्तान की बेहतरी की, पाकिस्तान की तरक्की की, जिस दिन हम सब ने ये अहद कर लिया कि हम आइन को नहीं तोड़ेंगे। तो जब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो गई और अब इस्लाहात की सियासत करनी होगी और अपोजिशन के लीडरान हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं, उससे आप इत्तफाक नहीं करेंगे? देखिए, मैं फवाद चौधरी साहब की हर बात से इत्तफाक करता हूँ, मैंने कब इत्तफाक नहीं किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, जो बात कहते हैं वो साइंस की रोशनी में कहते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश सिर्फ ये करूँगा कि ये कह दें कि मुल्क में हम आइन तोड़ना बंद कर दें। ये पहली इस्लाह यही है, जिसके लिए आपको किसी इस्लाही पैकेज की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो ये कह दें कि हम इस मुल्क का आइन नहीं तोड़ेंगे, वो इब्तदा है। उसके बाद जो आइनी पैकेज लेकर आएंगे फवाद चौधरी साहब, हम उसके साथ हैं। तो सर इस बयानिया का जो मरकज़ है कि 2018 के इंतखाबात में भरपूर धांधली की गई, शाहिद खाकान साहब आप सर सबसे ज़्यादा इन बातों से आगाह हैं कि शुरू में मुस्लिम लीग नवाज़ ने कहा कि हम अवाम के सामने एक वाइट पेपर रखेंगे जिसमें वो तमाम शवाहिद होंगे। तो सर वो वाइट पेपर तो नहीं देखने को मिला, लेकिन PTI का जो एक काउंटर बयानिया है
कि ना सिर्फ JUIFA, अगर आप ऊपर चले जाएं KP और बलोचिस्तान में उनकी जमानतें जब्त हुई, बल्कि साथ में पंजाब में एक रेजर थिन मेजॉरिटी से PTI कामयाब हुई। तो सर, वाइट पेपर का अभी कुछ मिलने का कोई इम्कानात हैं? और साथ में जब आपने कहा कि 2018 में इस तरह का इशू हुआ, बात रिफॉर्म्स की नहीं है, बात आइन को तोड़ने की नहीं है, वो किया किस तरह जाए सर? बात को आइन ना तोड़ने की है ना, सारी बात यही है। वाइट पेपर की जरूरत कोई नहीं है। जो हुकूमत ने आज मुल्क के हालात कर दिए हैं, इससे बड़ा वाइट पेपर कोई नहीं है कि एक गैर नुमाइंदा मुतनाज़ा हुकूमत मुल्क में है, उसने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उसने हर इदारा तबाह कर दिया। आज उन्होंने HEC पर भी छापा मारा है और एक अंधेरे में कानून, एक ऑर्डिनेंस पास करके उनके चेयरमैन को निकाला है। ये वही हुकूमत है जो इंतखाबी इस्लाहात भी के बिल लेकर आती है और 20 पुलिस स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर उठा लेती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप सारा दिन इस्लाहात करते रहें। इस मुल्क को इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में कानून और आइन की पासदारी की ज़रूरत है, आइन के एहतराम की ज़रूरत है। जो मुल्क भर में तेल का बहरान था, आप पहले वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी रह चुके हैं, आपने इस तमाम अदारे को भी करीब से देखा हुआ है। हुकूमत वक्त का कहना है कि नदीम बाबर साहब को अब स्टेप डाउन करना होगा। आपके करीब सर, जो ये पेट्रोल क्राइसिस है, इसके क्या वजूहात थे? और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में भी एक काफ़ी संजीदा पेट्रोल का बहरान आया, क्या मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने उससे बेहतर उस इशू पर काबू कर पाई? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, ना नदीम बाबर साहब कहीं जा रहे हैं, ना कोई और कुछ यहाँ पर होगा। आज तक जो भी बहरान इस मुल्क में आया है, उसके पीछे करप्शन भी है, उसके पीछे इनकॉम्पिटेंस भी है। सीधी सीधी बात है। तो ये कहीं नहीं जा रहे। ये अवाम की आंखों में धुआं देने वाली बात है कि हमने जी उसको कहा जी तुम हट जाओ। 1 साल हो गया है तकरीबन इस क्राइसिस को, 11 महीने हो गए। आज ख्याल आया कि वो तफ्तीश में असरअंदाज ना हो तो उनको कहा जी ओहदे से हट जाएं। आज ख्याल आया है। आपने अगर इस मामले की तफ्तीश करनी है, जो हमारे ज़माने में बहरान आया था उसकी कैफियत और थी। वो एक पेट्रोलियम जो PSO था उसकी गलती की वजह से आया था। नाअहली समझें, गलती समझें, उसकी रिपोर्ट भी मौजूद है। हालांकि बस रिपोर्ट की बहुत सी शिकों से इत्तफाक नहीं करता। ये जो बहरान आया है, ये एक बड़ी गैर मामूली कैफियत की वजह से आया है, जिसको हुकूमत मैनेज करने में नाकाम रही। गलत फैसला किया गया और गलत फैसले के बाद कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया और लोगों ने बाजार में अपने लिए मौका फराहम किया कि अरबों रुपए बना सकें। ये इस सारे मामले की हकीकत है। इस जो पेट्रोलियम क्राइसिस का कोई, यानी इसकी आप हैसियत अगर देखें, जो कुछ LNG के साथ हुआ है इस सर्दियों में, इस मुल्क में जहां पर कम अज कम 122 अरब तो शाहजेब खानजादा साहब हिसाब लगाकर बता चुके हैं, लेकिन नुकसान उससे सैकड़ों अरब का नुकसान मुल्क का हुआ। उसकी तफ्तीश कौन करेगा? उसका हिसाब कौन देगा? तो ये तफ्तीशें जो होती हैं वो चंद दिनों में होती हैं। हमारे ज़माने में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तफ्तीश की, उन्होंने चंद दिन में, 3 दिन में मेरा ख्याल है, हालांकि मैं वज़ीर था, मैं उस बात से इत्तफाक नहीं करता था, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया। वो वज़ीर आज़म है, काबीना ने एक्शन लिया और 7-8 जो मेजर जो अफसरान उसके ज़िम्मेदार थे उनको हटा दिया। हालांकि मैं ये कहता हूं कि हो सकता है उनमें से बहुत से बेगुनाह हों, और जो PSO का बोर्ड था उसको भी डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि एक गलती हुई थी उस कंपनी से। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री की ओवरसाइट थी वो भी कमज़ोर रही थी। यहाँ पर जो मामला है वो एक पॉलिसी मेकिंग का मामला है। यहाँ पर एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया, जो अफसरान लगाए गए थे उनकी भी आप ज़रा कॉम्पिटेंस देख लें कि पाकिस्तान में DG ऑयल कौन लगा हुआ था। जिस मुल्क में वेटरनरी डॉक्टर DG ऑयल लगा हो, वहाँ वो मुल्क ज़रा आगे नहीं चलेगा। उस पर फैसले कौन लोग कर रहे थे। तो मेरी गुजारिश ये जो बड़े जी आप बात मुकम्मल कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रा उस सारे फैसलों को देख लें जिन्होंने ये बहरान क्रिएट किया, उनके पीछे क्या सोच थी, उस सोच का पता करना पड़ेगा।
ठीक, लेकिन जब आप पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं अब्बासी साहब, आपके दौर में भी अगर हम कुछ और ये बहरानों की बात कर लें जो कि पीटीआई की हुकूमत के वक्त हुए हैं, तो चीनी का बहरान सर, ये पिछली हुकूमत में भी उतनी ही बड़ी सब्सिडी दी गई, और जैसे आपने अभी देखा जब शुगर इंक्वायरी कमीशन भी सामने आई तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान का भी वाज़ेह किरदार था, पीटीआई के लोगों का भी था। और जब इस तरह की फहरिस्त हो सर जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की क़ियादत भी शामिल हो रही हो, तो क्या ये तवक्कुआत किए जा सकते हैं कि इस तरह के मफादात के टकराव को सामने रखते हुए कोई इस तरह के बहरानों से मुल्क बच पाएगा? जी बिल्कुल नहीं बच पाएगा। अगर आप बंदियती पर फैसले करेंगे, करप्शन की बुनियाद पर फैसले करेंगे, तो फिर यही होगा। हमारे ज़माने में तकरीबन 2.5 मिलियन टन से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट हुई। हमने जब हुकूमत में आए थे, जब ये एक्सपोर्ट शुरू हुई तो कीमत तकरीबन 59 रुपये थी, जब एक्सपोर्ट ख़त्म हुई तो 53 रुपये थी। 1 पैसा भी चीनी बढ़ी नहीं, बल्कि चीनी की कीमत में कमी हुई। सब्सिडी दी जाती है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमत कम हो, आपकी कीमत प्रोडक्शन ज़्यादा हो, वो सब्सिडी दी जाती है, उसका फार्मूला है। इस दफ़ा जो सब्सिडी दी गई उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बात सब्सिडी की नहीं है, बात यह है कि आपके पास चीनी थी नहीं और आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, और ये वफाकी काबीना का फैसला था। मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ती गई और वफाकी काबीना ने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। 53 रुपये की चीनी जो थी वो 115 तक पे जा पहुंची, आज भी 110 से ऊपर है, और वफाकी हुकूमत आज 2 साल के बाद भी उसका कोई हल ढूंढने में नाकाम हो चुकी है। तो ये करप्शन भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है। जो शुगर मिलों के मालिक हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक है, ये शुगर मिलें पार्टी की मलकियत नहीं है, अफराद की मलकियत है। लोग सियासत भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, उनसे ज़रूर पूछ-गूछ होनी चाहिए। लेकिन इस सारे मामले का मामला डालना, शुगर के मामला मिल्स पर डालना, ये सिर्फ अपने जुर्म को छुपाने वाली बात है। जुर्म था ईसीसी का फैसला जिसको काबीना ने अप्रूव किया, सरप्लस था नहीं, एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। पूरी आज तक जो रिपोर्टें बनी हैं, लेकिन अब्बासी साहब, आपके करीब ये बहुत हसीन इत्तेफाक नहीं है सर कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलक्यू और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी लीडरान हैं उनकी शुगर मिल्स की में मलकियत है, शेयर्स हैं, इंटरेस्ट हैं। थोड़ा सा तो सर उसमें मिलर्स का किरदार है ना? जी बिल्कुल। देखें, शुगर की एक कीमत है। शुगर इस मुल्क में 50-53 रुपये मार्केट के हिसाब से 8-10 रुपये ऊपर नीचे जाती है। जब एक हुकूमत ये फैसला कर ले कि मुल्क में शुगर है नहीं, एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दे, एक्सपोर्ट शुरू भी ना हो, आप मौका फराम करते हैं होर्डिंग का। आप मौका देते हैं कि एक मार्केट परसेप्शन पे चलती है। आपने जिस दिन फैसला किया काबीना ने कि हम 1 मिलियन टन शुगर की एक्सपोर्ट की इजाज़त देंगे, हमारी हुकूमत में तस्दीक शुदा रिकॉर्ड के मुताबिक 2.5 मिलियन टन का सरप्लस प्रोजेक्टेड था। इजाज़त 3-3 लाख टन की दी गई, पहले 3 लाख टन, फिर 3 लाख टन। जब आपने बगैर सरप्लस के मिलियन टन की इजाज़त दी, उस दिन इस मुल्क में चीनी की कीमत बढ़नी शुरू हो गई और आज तक बढ़ती जा रही है। तो ज़रा हक़ाइक़ का मुवाजना कर लें। यहाँ पर प्योरली करप्शन की बेसिस पर एक फ़ैसला हुआ कि शुगर मिलों को इजाज़त दी गई कि वो अवाम को लूट सकें, और 40% शुगर के मालिक उन फैसला करने वाले की टेबलों पर बैठे हुए थे जब ये फैसले हुए। ये बदनसीबी है मुल्क की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि ये लोग एनआरओ मांग रहे हैं और उस वजह से जो बहुत अहम कानून साजी है, मसलन फैटफ हो, ऐसी कानून साजी जिसके बैनुल-अक़वामी असरात हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसमें अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही। सर, अगर इस तरह की कानून साजी हो जो कि मुल्की मफाद में हो, तामीरी लेजिस्लेशन हो, तो क्या अपोजिशन साथ देगी हुकूमत वक्त का, या जो हुकूमत वक्त तनकीद करती है कि ये हमें ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, लेजिस्लेट नहीं करने देते, वो ही सिलसिला चलता आएगा? जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोले, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात का, ये कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तमाम हक़ाइक़ को जानते हैं। फैटफ के कानून किसने पास कराए?
मैं आपको दिखा सकता हूं जो हुकूमत फैटफ लेकर आई थी और जो पास हुए हैं। मैं तो रिकॉर्ड की बात करता हूं, वो झूठ बोलते हैं। अब मैं झूठ का मुकाबला नहीं करता, झूठ पे आपको भी यकीन ज्यादा है, आप भी हकीकत नहीं बयान करना चाहते। फैटफ की जो 13 कानून आए थे उनका ओरिजिनल मसवदा देख लें और जो पास हुआ उसको देख लें। मुल्क में कानून साजी हमेशा कंसेंसस से की जाती है। अभी भी आपके सामने ये सेनेट के मामले में 2 बिल लाए गए, एक आईनी अमेंडमेंट था, एक ऑर्डिनेंस था। दोनों बदनीयती पर मबनी थे, दोनों बदनीयती पर मबनी थे। तो जब एक हुकूमत बदनीयती से काम कर रही हो उससे आप क्या बात करेंगे? उनके पास अददी अक्सरियत है, जो कानून मर्जी पास कर ले, कौन रुकावट बन रहा है उसके अंदर? कोई रुकावट नहीं है। लेकिन कानून वो करें जो मुल्क के मुफाद में हो। अभी जो स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस लाए हैं, ये रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस क्यों आते हैं इस मुल्क में? क्या पार्लियामान यहां पर नहीं है? ये इसी हफ्ते 6 ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं और बड़े कंट्रोवर्शियल और ऐसे मामलात पर जो मुल्क के लिए बेहद नुकसानदेह होंगे। ये हमारा मुल्क फैटफ नहीं चलाता, हमारा मुल्क IMF नहीं चलाता, हमारा मुल्क और नहीं चलाता। हमारा मुल्क की कानून साजी इस मुल्क के नुमाइंदे करते हैं। हम फैटफ के ताबे नहीं हैं। हम वो बात करेंगे जहां मुल्क का फायदा होगा। हम देखेंगे कि फैटफ क्या चाहता है, क्यों चाहता है, उसके बारे में फैसला। हम देखेंगे कि स्टेट बैंक को कितनी ऑटोनॉमी देनी है, हम देखेंगे नेपरा को कितनी ऑटोनॉमी देनी है। आप हर मामले का बोझ अवाम पे डालते हैं। आज महंगाई क्यों हुई है? क्योंकि आपने यही कानून साजियां की हैं, आपने यही IMF की बातें मानी हैं, आपने यही बातें फैटफ की मानी हैं। आप अपने मुल्क को फैटफ और IMF की गिरवी नहीं रख सकते। हम कोई ऐसी कानून साजी को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तान के अवाम के मुफाद का सौदा हो। बिल्कुल ठीक। इसी पर सर, क्योंकि हमारा वक्त ज़रा कम हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया अपना बहुत कीमती वक्त हमें देने का और इन तमाम अमूर पर बात करने का। PDM के मुस्तक़बिल, तामीरी कानून साजी, आइन की बालादस्ती और माशी सूरत हाल। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल तक हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।